कैसे हो आप सब? माय नेम इज़ आकाश छत्री एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन आवर अकाउंट्स ऑफ क्लास 12th. दिस विल बी रेशियो एनालिसिस. और बेटा ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले पार्ट का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. एंड सिर्फ 12th में ही नहीं, ये आपको BCom CA जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पर ये चैप्टर बहुत काम में आने वाला है. ऑल राइट, तो आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस करते ही क्यों हैं. तो रैशनल बिहाइंड द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जानना चाहते हैं. फिर हम रेशियोज़ वाले चैप्टर में बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि किस किस टाइप के हमारे पास रेशियोज़ होते हैं. एंड फाइनली हम लिक्विडिटी रेशियोज़ करके जो हमारा टॉपिक है उसमें 2 रेशियोज़ के बारे में आज समझेंगे. ऑल राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड रेशियो एनालिसिस. हम रेशियो एनालिसिस करते ही क्यों हैं? आओ मैं सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स तुम्हें दिखाता हूँ. ये एग्जाम्पल देखो. सपोज यू आर इन्फॉर्म्ड दैट द प्रॉफिट अर्नड बाय ABC लिमिटेड इज़ 100 करोड़. आपका इनिशियल इंप्रेशन क्या है? आपको ये बताया जाता है कि एक ABC लिमिटेड करके कंपनी है, उसने 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया. अगर आपको सिर्फ इतना सा बता दिया जाए तो आपको लगेगा यार ये तो अच्छी खासी सक्सेसफुल कंपनी है. इट लुक्स लाइक अ सक्सेसफुल कंपनी. बट लेट मी गिव यू सम फर्दर इंफॉर्मेशन. देखो फर्दर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने क्या बताई. नाउ सपोज यू आर फर्दर टोल्ड दैट दिस कंपनी एम्प्लॉयज अ शेयर कैपिटल ऑफ ₹10,000 करोड़. इस कंपनी में 10,000 करोड़ रुपए की कैपिटल लगी हुई है और इस कंपनी ने कमाया कितना है? कमाया इसने केवल 100 करोड़ रुपीस. बेटा अगर आप बैंक में ही पैसा रखते तो आपको इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता. ये तो कंपनी बड़ी ही बेकार है. देखो इसने कितना परसेंटेज अर्न किया है. 100 करोड़ जो है 10,000 करोड़ का कितना होता है? ये तो मात्र 1% होता है. तो ये तो कोई अच्छी कंपनी नहीं हुई. राइट नाउ योर इंप्रेशन अबाउट दिस कंपनी चेंज्ड. देखो क्या रहा हमारा फाइनल इंप्रेशन. फाइनल इंप्रेशन ये रहा बेटा दैट द कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ओनली 1% ऑन इट्स कैपिटल. इस कंपनी ने तो केवल 1% का प्रॉफिट कमाया. द कंपनी इज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज इवन FDs विद बैंक्स ऑफर अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर हम अपना पैसा किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट ही करा देते तो भी इससे ज़्यादा परसेंट हमें रेट मिल गया होता. भाई FD पर हमें ब्याज कितना मिल जाता है? हमें 8% तक ब्याज मिल जाता है आज के ज़माने में. तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं. सी दिस इज़न्ट ग्रेट. कैसे हमारा इंप्रेशन एकदम से चेंज हो गया. एक फिगर देखा हमने 100 करोड़, हमें लगा रहे वाह बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है. लेकिन जब हमने उस फिगर को किसी दूसरे फिगर के कैपिटल के रिलेशन में देखा तो हमारा इंप्रेशन एकदम से बदल गया. ये एक एग्जाम्पल हो गया बेटा. आओ हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज तुम्हें ये बता दिया जाए कि एक कंपनी है XYZ लिमिटेड जिसके पास टोटल एसेट्स 5,000 करोड़ के हैं. एकदम से लगता है कि अरे यार बहुत अच्छी कंपनी है, दैट मस्ट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी फाइनेंशियली. लेकिन लेट मी गिव यू अनदर इंफॉर्मेशन नाउ. और मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि ये जो इस कंपनी की लाइबिलिटीज़ हैं वो हैं 4,500 करोड़. अब 5,000 करोड़ के एसेट हैं और एसेट्स हैं 5,000 करोड़ और लाइबिलिटीज़ हैं 4,500 करोड़. मतलब जितना पैसा है उसमें से 90% तो बाहर वालों का लगा हुआ है. क्या बाहर वालों को घबराहट हो जाएगी? वो कहेंगे हाँ भाई आप तो 90% हमारे पैसे से काम कर रहे हैं. अगर कंपनी डूबी तो पूरी लाइबिलिटीज़ जो हैं, ये लाइबिलिटी जिनने तुम्हें पैसा लगा रखा है तुम्हारे बिजनेस में, ये सब पैसा डूब जाएगा. तो ये तो कोई अच्छी कंपनी नहीं हुई, ये तो फाइनेंशियली बड़ी वीक कंपनी है. देखो फाइनल इंप्रेशन क्या है. फाइनेंशियली वीक कंपनी है ये, एज 90% ऑफ फंड्स हैव बीन आर ओड टू आउटसाइडर्स. बाहर वालों ने लगाया हुआ है 90% पैसा. देखा आपने कैसे जैसे ही हम किसी एक फिगर को अकेले अकेले देख रहे थे हमारा इंप्रेशन कुछ और था, लेकिन जैसे ही हमने इस फिगर को किसी और फिगर के रिलेशनशिप में देखा हमारा इंप्रेशन एकदम से चेंज हो गया. राइट इसीलिए बेटा ये पहला पैराग्राफ मैंने जो लिखा है यहाँ नोट्स में वो क्या लिखा है, स्टैंड अलोन फिगर्स यानी अकेले अकेले फिगर्स डू नॉट ऑफर एनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ अ बिजनेस. अकेले अकेले कोई फिगर हमें कोई बहुत जानकारी नहीं दे सकता. इट इज़ ओनली व्हेन
it is only when these figures या amounts are studied along with or in relationship with other figures that some meaningful information is ascertained. और इसीलिए ज़रूरत पड़ती है बेटा हमें रेशियो एनालिसिस की। तो रेशियो एनालिसिस एक बहुत अच्छा टूल है जिसकी मदद से हम एक फिगर को दूसरे फिगर के रिलेशनशिप में रख के देखते हैं। रेशियो एनालिसिस इज अ वेरी गुड टूल फॉर द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रेशियो होता क्या है? इट इज सिंपली वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर। मान लो दो नंबर हैं ए एंड बी, तो इसको अगर हम रेशियो में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? A/B। तो भाई रेशियो क्या है? अगर दो नंबर्स को रिलेशनशिप में रखा जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? रेशियो बोलेंगे। इट इज़ फाउंड बाय डिवाइडिंग वन नंबर इनटू द अदर। तो A/B का मतलब क्या होगा? A/B। तो कैसे निकलता है रेशियो? एक नंबर को जब हम दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो रेशियो निकलता है। अब रेशियो को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे इन द सेंस 4 तरीके हैं। बेटा ये रेशियोज के क्लासिफिकेशन नहीं है, ये रेशियो को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं। एक तरीका है बेटा सिंपल रेशियो, जो अभी मैंने आपको लिख के दिखाया, जैसे 2:1, ये एक तरीका है रेशियो को लिखने का। एक और तरीका क्या है? रेट लिखना, और सो मेनी टाइम्स, जैसे कि ये देखो एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है, लाइक 500 गोज इनटू 2000। कोई पूछे 500 रुपये जो है 2000 रुपये में कितनी बार जाते हैं? आप कहेंगे 4 टाइम्स। तो ये भी आपने क्या किया? आपने एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर दिया, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर दिया। ये भी एक तरीका है रेशियो निकालने का। एक और रेशियो को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है? परसेंटेज फॉर्म में। जैसे मान लो मैं कहूँ 20,000 रुपीज़ 50,000 रुपीज़ का कितना परसेंट है? तो तुमने कहा 40% है। ये भी एक तरीका है रेशियो एक्सप्रेस करने का। और एक तरीका है फ्रैक्शन के रूप में। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ 5,000 रुपये 50,000 रुपीज़ के कितने हैं? तो आपने कहा 1/10 है। सो दिस इज ऑल्सो अ वे। सो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग रेशियोज, पर अल्टीमेटली हैं ये सब रेशियोज ही, क्योंकि एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। ऑल राइट, नाउ वील गो अहेड। ये तो हो गया हमारा रैशनल कि हम रेशियो एनालिसिस पढ़ते ही क्यों हैं। मैंने आपको समझाया बेटा कि अगर हम एक नंबर को खाली देखेंगे और उसको किसी और नंबर के रिलेशनशिप में नहीं देखेंगे तो हमें जानकारी कंप्लीट नहीं मिल पाती। हमें जानकारी कंप्लीट तभी मिलती है, या हम बेटर एनालिसिस तभी कर सकते हैं जब हम एक नंबर को किसी दूसरे नंबर के रिलेशनशिप में देखेंगे। ऑल राइट, दैट brings us to the end of our first topic, and now let us go into the second topic, classification of ratios. बेटा वैसे तो रेशियोज़ को क्लासिफाई करने के बहुत तरीके हैं। जैसे कि एक तरीका है कि हमने दोनों फिगर्स उठाए कहाँ से। फॉर एग्जांपल अगर हमने दो अमाउंट्स लिए हैं, वो दोनों अमाउंट्स स्टेटमेंट ऑफ P&L से हैं, तो हम उन्हें बोल देते हैं P&L रेशियोज़। कभी कभी अगर दोनों अमाउंट्स हमने बैलेंस शीट से उठाए हैं तो हम उसे बैलेंस शीट रेशियोज़ बोल देते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं रेशियोज़ को क्लासिफाई करने के, लेकिन हमारे सिलेबस में एक ही तरीका है। ये मैंने गलती से रब कर दिया। हमारे सिलेबस में एक ही तरीका है कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन देते हैं हमें रेशियोज़। तो देखो हमने क्या लिखा है, देयर आर मेनी वेज ऑफ क्लासिफाइंग रेशियोज़, हाउएवर फॉर आवर सिलेबस द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज टू बी स्टडीड। और ये क्लासिफिकेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। तो 4 टाइप के रेशियोज़ हमें पढ़ने हैं: लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। आज के दिन हम सिर्फ लिक्विडिटी रेशियोज पे ही फोकस करेंगे। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि भाई लिक्विडिटी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कोई कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस मतलब जो पैसा उसे छोटे समय में, कम समय में वापस करना है, ये कौन सा पैसा होता है? करंट लायबिलिटीज। तो एक कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज को कितनी आसानी से वापस कर सकती है, इसको हम लिक्विडिटी रेशियोज में पढ़ते हैं। आओ एक बार रीड करते हैं। लिक्विडिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज। एक फर्म कितनी जल्दी अपनी करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकती है या कितनी कैपेबिलिटी रखती है, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। अगर कंपनी की कैपेबिलिटी अच्छी है करंट लायबिलिटीज वापस करने की, तो हम उसे बोलते हैं कि उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है। दीज रेशियोज हेल्प अस टू एनालाइज द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस।
अगर मान लो मैं कहता हूँ किसी बिजनेस के पास लिक्विडिटी अच्छी है, मतलब वो अपनी करंट लायबिलिटीज़ का पेमेंट आराम से कर सकता है, तो इसका मतलब उसकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन तो अच्छी है। अब लिक्विडिटी रेशियोज़ में हमें दो रेशियोज़ पढ़ने हैं, एक हमें पढ़ना है करंट रेशियो और दूसरा हमें पढ़ना है लिक्विड रेशियो। आज के दिन में हम दोनों ही रेशियोज़ का एक इंट्रोडक्शन ले लेंगे, छोटे से सवाल करना सीख लेंगे, कैसे फॉर्मूला अप्लाई होता है ये करना सीख लेंगे। तो लेट अस गो इनटू द करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो। करंट रेशियो का एक और नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियो। करंट रेशियो है क्या? करंट रेशियो इज द रेशियो बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अगर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को हम रेशियो में रख दें तो हम उसे क्या बोलते हैं? करंट रेशियो बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं, ये सवाल आता है। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको जल्द ही कैश या कैश इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जल्द ही का मतलब कितना? 12 महीने के अंदर। अगर 12 महीने के अंदर हम किसी एसेट को कैश या कैश इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर लें तो हम उसे करंट एसेट्स बोलते हैं। अब हमने एक लेक्चर ऑलरेडी कर लिया ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसी लेक्चर से हम बात को आगे बढ़ाएं तो करंट एसेट्स में बेटा क्या क्या आता है? करंट इन्वेस्टमेंट आता है, छोटे समय के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया आपने। इन्वेंट्री आती है, लेकिन इन्वेंट्री के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी है कि इन्वेंट्री जब हम लेते हैं तो लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं लेते। अब सवाल ये आता है कि भाई हम लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्यों नहीं लेते हैं इन्वेंट्री में? बेटा इसका रीज़न क्या है? आप ये देखना चाह रहे हैं कि आप अपने करंट एसेट्स की मदद से करंट लायबिलिटीज़ का पेमेंट आसानी से कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अब बताओ, क्या कभी करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए आप अपने हथौड़ी और स्क्रू ड्राइवर पेचकस बेच देंगे क्या? नहीं बेचेंगे। इसी तरह आपके पास स्टोर एंड स्पेयर रखा है, ग्रीज रखी मशीन में लगाने के लिए, मशीन के नट बोल्ट रखें, स्टोर्स रखें, स्पेयर्स रखें, क्या करंट लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए स्टोर्स एंड स्पेयर्स बेचेंगे? नहीं। इस वजह से हम ये दो चीज़ें जो हैं अपने करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते। कौन कौन सी दो चीज़ें? लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। क्यों नहीं इंक्लूड करते? क्योंकि इनको बेचा नहीं जाएगा इन ऑर्डर टू पे ऑफ करंट लायबिलिटीज। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स हमने पढ़ा था, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? डेटर्स और बीआर आते हैं। पर ध्यान से, अगर कोई डेटर डाउटफुल है, हमने उसके लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया हुआ है, तो वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करके हम ट्रेड रिसीवेबल्स को लेंगे। जब आपको इस बात की आशंका है कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप वो वाले डेटर्स को ट्रेड रिसीवेबल्स में कैसे ले सकते हैं? उससे पे करेंगे, डाउटफुल डेटर्स से पे करेंगे क्या हम अपनी करंट लायबिलिटीज को? नहीं। इसलिए ध्यान रखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को भी हम करंट एसेट्स में से हटा देते हैं। और क्या चीज़ें आती हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर कंपनी ने किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन या एडवांस दिया हुआ है वो आता है। और फिर अदर करंट एसेट्स आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, अक्रूड इनकम, ये सब जो हैं करंट एसेट्स में आता है। तो अगर हम मोटे तौर पे बोलें तो करंट एसेट्स में सभी चीज़ें आती हैं, बस तीन चीज़ों को छोड़ के। एक लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, और तीसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें हटाना होता है। तो ये तीन चीज़ों का हमें रखना होगा खास ध्यान कि करंट एसेट्स में ये तीन चीज़ें हम हटा दें, उसके बाद हमें करंट एसेट्स मिल जाएंगे। फिर रेशियो में करंट एसेट्स हमने समझ लिया क्या है। अब करंट लायबिलिटीज़ की बारी। करंट लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी होती है? जो हमें 12 महीने के अंदर पे करनी है। आर लायबिलिटीज पेएबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग आता है, ट्रेड पेबल्स आता है, और अदर करंट लायबिलिटीज आती है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कॉल्स इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और इसके अलावा आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन कौन से प्रोविजन होते हैं? जो हमें एक साल के अंदर इनके खिलाफ लायबिलिटी आएगी और हमें पेमेंट करना होगा। तो इस तरीके से करंट लायबिलिटीज में ये चार चीज़ें आती हैं। यहाँ पर कोई भी खास कैच है नहीं। तो हम समझ गए कि करंट एसेट्स में क्या आता है, करंट लायबिलिटीज में क्या आता है। भाई इसको पे करना है करंट एसेट्स की मदद से, ठीक है। तो ये रेशियो में ये दिखाता है कि करंट एसेट्स हमारे कितने हैं करंट लायबिलिटीज को, ताकि हम पे कर पाएँ। अब बेटा अब ये बात
कि इसका जो आइडियल रेशियो है, आइडियल रेशियो मतलब जितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए साहब? होना चाहिए 2:1। कहते हैं आइडियल रेशियो 2:1 होना चाहिए। मतलब ये चाहते हैं कि करंट एसेट्स हमारे करंट लायबिलिटीज के एटलीस्ट 2 गुना हो। और 2 गुना क्यों हो? अब ये सवाल आता है, क्योंकि बेटा सारे करंट एसेट्स तो आपको रियलाइज हो नहीं जाएंगे कैश में, है ना, कुछ करंट एसेट्स नहीं भी हो पाएंगे रियलाइज। तो अगर हम ये कहते हैं कि अगर आधे भी करंट एसेट्स आ गए हमारे पास, कैश में रियलाइज हो गए, तो हम करंट लायबिलिटीज अपनी पे कर लेंगे। इसलिए आइडियल करंट रेशियो माना जाता है 2:1। मैंने यहां पर लिख भी दिया है, even if some current assets like prepaid expenses and inventory are not realized in full, the firm would still be able to pay off its current liabilities। इसीलिए इस रेशियो को कितना लिया जाता है? 2:1। करंट एसेट्स को 2 गुना होना चाहिए। अब करंट रेशियो के लिए जनरल रूल क्या है? जनरल रूल मतलब जनरली हम क्या मानते हैं? जनरली हम मानते हैं हायर द बेटर। मतलब अगर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के जितने ज़्यादा हो कंपैरिजन में, उतना बेटर है। पर एक बात ध्यान रखने वाली ये है, देखो मैंने लाल पेन से लिखी हुई है ये, कि however a very high current ratio may not be good for the company as it may be due to। अगर बहुत ज़्यादा हाई भी है करंट रेशियो तो ज़रूरी नहीं है कि अच्छी बात हो। बेटा क्यों? मान लो करंट एसेट आपके बहुत ज़्यादा हैं, कहते हैं 10 लाख रुपए करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है 1 लाख, रेशियो आ रहा है 10:1। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कंपनी अच्छी है, क्योंकि हो सकता है कि आपका स्टॉक बिक ही ना रहा हो, आपकी इन्वेंट्री पाइल अप हो रही हो। पाइल अप होने का मतलब इकट्ठी होती जा रही, इन्वेंट्री रियलाइज ही नहीं हो रही कैश में, तो ये तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह हो सकता है आपके डेटर पड़े चले जा रहे हो, आप सेल कर रहे हो उधार पे, लेकिन आपकी कलेक्शन पॉलिसी फॉल्टी है, आप डेटर से पैसा ही नहीं निकाल पा रहे। इसी तरह हो सकता है आपके पास बहुत सारा कैश रखा हो या बहुत सारा बैंक में पैसा रखा हो, तो बेटा कैश रखे रखे अपने आप तो बढ़ नहीं जाएगा, इसको इन्वेस्ट होना चाहिए था, हो सकता है ये भी दिक्कत हो। तो अगर हमारा करंट रेशियो बहुत ज़्यादा भी है, करंट रेशियो बहुत ज़्यादा होने से का मतलब क्या है? करंट एसेट बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटी, तो आप ये मत समझिए कि बहुत अच्छी बात है। कुछ दिक्कत भी हो सकती है कंपनी के साथ, उसका स्टॉक नहीं बिक रहा हो, उसके डेटर्स से पैसा नहीं आ रहा हो, या कैश बहुत बड़ा हो कंपनी के पास, ये सारी ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से बुरी सिचुएशन। तो जनरल रूल हायर द बेटर है, पर बहुत हाई करंट रेशियो भी अच्छा नहीं होता। तो आइडियल करंट रेशियो 2:1, जनरल रूल हायर द बेटर, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई करंट रेशियो भी अच्छा नहीं है। आओ जल्दी से हम करंट रेशियो पे बेस्ड एक इलस्ट्रेशन देख लें। ये मैंने तुम्हारी डीके गोयल की जो किताब आती है उसमें से पहला इलस्ट्रेशन उठाया हुआ है। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या करंट एसेट्स में आएगा। देखो नॉन करंट एसेट्स क्या करंट एसेट में आएंगे? नहीं। करंट इन्वेस्टमेंट आएंगे करंट एसेट में? यस, ये करंट एसेट में आएगा। इन्वेंट्री देखो, इन्वेंट्री दी है 2,80,000 इंक्लूडिंग लूज टूल्स, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि लूज टूल्स नहीं लेते इन्वेंट्री में, तो हमें इन्वेंट्री कौन सी लेनी है? एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स। एक्सक्लूड करेंगे अगर लूज टूल्स को, तो इन्वेंट्री कितनी लेंगे? 2,30,000। अब ट्रेड रिसीवेबल्स भी करंट एसेट में आता है, बिल्स रिसीवेबल भी करंट एसेट में आता है, ट्रेड पेएबल किस में आता है? ये करंट लायबिलिटी में आता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो नॉन करंट लायबिलिटी, लंबे समय बाद पैसा वापस करना होगा, तो ये नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग करंट लायबिलिटीज में आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, ये आएगा करंट लायबिलिटी में। हाँ, कैश एंड बैंक बैलेंस किस में आएगा? करंट एसेट में आएगा। लो, ये करंट एसेट हमने देख लिए, करंट लायबिलिटीज देख ली, बस जल्दी से जोड़ते हैं इन चीज़ों को और अपना रेशियो निकाल देते हैं। करंट एसेट्स में देखो क्या क्या आया, करंट इन्वेस्टमेंट आ गए, इन्वेंट्री आ गई, लेकिन इन्वेंट्री कौन सी आएगी? एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे और कैश एंड बैंक बैलेंस आ जाएगा। ये देखो करंट इन्वेस्टमेंट है 40,000, इन्वेंट्री है 280, लेकिन 280 पूरी नहीं लेनी है, लूज टूल्स हटा के लेनी है, तो यहां पर कितनी आ जाएगी इन्वेंट्री? 2,30,000।
ट्रेड रिसीवेबल्स, एक है 1,60,000 और दूसरा है 20,000। कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं है। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता तो वो हटा के लेते फिर ट्रेड रिसीवेबल्स को। और करंट एसेट कौन सा है? कैश एंड बैंक बैलेंस, ये दिया है 30,000 रुपीज़ का। ठीक, अगर हम इसको जोड़ेंगे, जल्दी से जोड़ लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ₹4,80,000। हमारे करंट एसेट कितने हो गए? 4,80,000 हो गए। अब करंट लायबिलिटीज़ की बारी। करंट लायबिलिटीज़ में देखो 4 चीज़ें आ रही हैं, ये हमने पहले ही लगा लिया। तो ट्रेड पेबल आएंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग आएगी और प्रोविजन फॉर टैक्स, ये मैंने लिख दिया है पहले से ही ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो देखो, एक ट्रेड पेबल्स में आएगा क्रेडिटर्स 1,20,000, बिल्स पेबल 10,000, शॉर्ट टर्म बोरोइंग दी है 50,000 रुपये की और शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया है 20,000 रुपये का। 50,000 ये, 20,000 ये, कुल मिला के हमारी करंट लायबिलिटीज़ हो गई 2 लाख रुपए की। ये लो। अब करंट रेशियो हम कैसे निकालते हैं? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स हमारे कितने हैं? ₹4,80,000। करंट लायबिलिटीज कितनी है हमारी? ₹2 लाख। ठीक, तो हमारा करंट रेशियो कितना हो गया? 2.4:1। अब इन्होंने हमसे सवाल में पूछा है कि कमेंट्स देने, गिव योर कमेंट्स ऑन इट। अब कमेंट्स क्या होंगे ये बताओ कि भाई आइडियल रेशियो कितना होता है? आइडियल करंट रेशियो होता है 2:1 और कंपनी का करंट रेशियो कितना है? 2.4:1। अब हमने रूल क्या पढ़ा? हायर द बेटर, जितना ज़्यादा है करंट रेशियो उतना ज़्यादा अच्छा है, करंट एसेट ज़्यादा है। बताओ कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री या इट इज़ वेरी गुड। सेटिस्फैक्ट्री भी कह सकते हैं। ठीक, द कंपनीज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इज सेटिस्फैक्ट्री क्योंकि उसके करंट एसेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज़, तो वो अपनी करंट लायबिलिटीज़ आराम से पे कर लेगी। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें अपने लेक्चर में, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो ये है कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज वर्किंग कैपिटल? अब बेटा देखो, वर्किंग कैपिटल जो है 2 सेंस में यूज होती है। मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे तुम जाके पढ़ो कि CA करो, CS करो, तब ये मत कहना सर ने गलत पढ़ा दिया था। ठीक है, वर्किंग कैपिटल जो है 2 तरीके की होती है। एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अगर कोई तुमसे पूछे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो बेटा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है केवल करंट एसेट्स। देखो, केवल करंट एसेट्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे 12th क्लास के सिलेबस में जब भी वर्किंग कैपिटल बोलेंगे तो हम हमेशा क्या सोचेंगे कि वो कौन सी है? नेट वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और वी शैल ऑलवेज अज्यूम दैट वर्किंग कैपिटल इंडिकेट्स नेट वर्किंग कैपिटल। ये हम हमेशा अज्यूम करके चलेंगे कि जब भी वर्किंग कैपिटल आएगा तो हम क्या मानेंगे? नेट वर्किंग कैपिटल है। और नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। देखो मैंने लिखा भी है, नेट वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। बेटा हम इसमें बहुत डीप में जा सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है, होता है थोड़ा सा रिलेटेड। मैं चाहूँ तो इस पर बहुत बड़ा लेक्चर दे सकता हूँ तुम लोगों को, बट इट वोंट मेक सेंस। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम वर्किंग कैपिटल अगर आएगा तो हम क्या मानेंगे हमेशा? इट इज़ द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। ठीक, इसीलिए देखो इसका करंट रेशियो का नाम एक और भी था। कौन सा रेशियो था? वर्किंग कैपिटल रेशियो, क्योंकि ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी के बीच का संबंध दिखा रहा था, वर्किंग कैपिटल के एलिमेंट्स के बीच का संबंध दिखा रहा था, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोल देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं अपने अगले टॉपिक पे, और हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है? क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो। इसके 3 नाम है बेटा। क्या क्या नाम है इसके? मैं ये जल्दी से लाल मार्कर ले लूं। क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो। अब
ये क्विक रेशियो क्या बताता है? ये क्विक रेशियो बेटा ये बताता है कि अगर मान लो करंट लायबिलिटीज को बहुत जल्दी पेमेंट करना पड़े, 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर या जल्दी हाल ही पेमेंट करना हो, तो क्या हमारी कंपनी इस कार्य को करने में सक्षम है? देखो, क्विक रेशियो इंडिकेट्स वेदर द फर्म इज इन अ पोजिशन टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज विद इन अ मंथ और इमीडिएटली। क्या हम विद इन अ मंथ या इमीडिएटली करंट लायबिलिटीज को पे कर सकते हैं? ये दिखाता है हमारा क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो। अब हम करते क्या हैं, क्विक रेशियो में हम करंट लायबिलिटीज के संग कंपैरिजन करते हैं लिक्विड एसेट्स का। लिक्विड एसेट्स बेटा वो एसेट्स होते हैं जो जल्द ही कैश में कन्वर्ट हो जाएं, बहुत ही कम समय में, बहुत ही छोटे समय में। अगर कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाएं तो हम उन्हें लिक्विड एसेट्स बोलते हैं। तो वो एसेट्स जल्दी कन्वर्ट हो रहे हैं कैश में, वही तो हमारी करंट लायबिलिटीज को जल्दी से पेमेंट करने में मदद करेंगे। इसीलिए हम इसे बोलते हैं लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो। ठीक, अब इसका नाम ये एसिड टेस्ट रेशियो क्यों रखा है? क्योंकि बेटा ये लिक्विडिटी का सबसे स्ट्रिंजेंट टेस्ट है। दिस इज द मोस्ट stringent test of liquidity। stringent test, stringent मतलब strict, of liquidity, ये सबसे strict test है liquidity का। acid test, acid is corrosive, इसीलिए मतलब बड़ा खतरनाक टेस्ट है ये लिक्विडिटी का कि हम हाल ही में अपनी करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हम किस चीज को कंपेयर करते हैं? लिक्विड एसेट्स को करंट लायबिलिटी से। लिक्विड एसेट, अब सवाल आता है कि कौन से एसेट होते हैं, तो आओ पढ़ें कि लिक्विड या क्विक एसेट्स कौन से होते हैं। देखो, liquid assets means those assets which can be converted into cash or cash equivalents very shortly। अब देखो क्या लिखा है, all current assets except inventory and prepaid expenses are liquid assets। सभी current assets liquid assets होते हैं except inventory and prepaid expenses। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों? बट वाई आर इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सक्लूडेड? बेटा इसका रीजन जो है वो ये कि इन्वेंट्री तुम्हारी मर्जी से नहीं बिकती। तुम्हारी दुकान में सामान रखा है तो तुम बाहर रोड पे खड़े होकर किसी को पकड़ नहीं लाओगे और कहोगे नहीं तुम्हें मुझसे सामान खरीदना पड़ेगा और मुझे कैश देना पड़ेगा। इन्वेंट्री तुम्हारी मर्जी से नहीं बिकती। इन्वेंट्री तभी बिकेगी जब तुम्हारे पास ग्राहक आएगा। तुम ग्राहक को लुभान्वित कर सकते हो पर ग्राहक को तुम फोर्स नहीं कर सकते कुछ खरीदने के लिए, और कैश में कन्वर्ट होने के लिए तो पहले तुम्हें बेचना पड़ेगा ना इन्वेंट्री। देखो इसीलिए मैंने लिखा है इन्वेंट्री हैज टू बी सोल्ड फर्स्ट बिफोर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड यू कांट फोर्स एनीवन टू बाय योर इन्वेंट्री। आप किसी को फोर्स थोड़ी कर लोगे कि नहीं हमारी इन्वेंट्री खरीदो, कैश दो हमें, वरना आप तो गुंडे कहलाओगे। चलो अब आगे। अब दूसरी बात क्या है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हम लिक्विड एसेट्स में नहीं लेते। इसका रीज़न बहुत सिंपल है बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं ना वो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि कैश में मिलेगा। अब बताओ तुमने बिजली के दफ्तर जाके अपना बिल जो है एडवांस में पे कर दिया। अब तुम्हें किसी करंट लायबिलिटी को पेमेंट करना है, क्या तुम बिजली के दफ्तर जाके उनसे कहोगे लाओ हमारा एडवांस वापस करो, हमें अपनी करंट लायबिलिटी पे करनी है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमें सिर्फ बेनिफिट देते हैं। दे आर ओनली एक्सपेक्टेड टू गिव बेनिफिट, दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। वो कैश में कन्वर्ट नहीं होते साहब। इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस को जो है हम करंट लिक्विड एसेट्स में नहीं लेते। तो कौन कौन सी चीज़ें लिक्विड एसेट्स में नहीं लेते? एक इन्वेंट्री, क्योंकि वो हमारी मर्जी से कैश में कन्वर्ट नहीं होती, और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि वो कैश में कन्वर्ट हो। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। एक बात ध्यान रखना, अगर एडवांस टैक्स भी आ जाए, एडवांस टैक्स, तो इसको भी नहीं लेंगे हम लिक्विड एसेट्स में, क्योंकि तुमने अगर टैक्स एडवांस में जमा कर दिया गवर्नमेंट को तो तुम गवर्नमेंट से जाके वापस नहीं मांग सकते, कहते लाओ हम अब बाद में पे करेंगे, हमारा एडवांस वापस करो। ये भी लिक्विड एसेट्स में नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो लिक्विड एसेट्स को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स, ये तीन चीज़ें माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? लिक्विड एसेट्स मिल जाएंगे। लिक्विड एसेट का आइडियल रेशियो बेटा, लिक्विड रेशियो का आइडियल माना जाता है 1:1,
राइट, कि जितनी करंट लायबिलिटीज पे करनी है उतने ऐसे एसेट्स हों जो कैश में कन्वर्ट हो सके जल्दी। इसे हम कहते हैं आइडियल क्विक रेशियो। चलो हम समझ गए ये बातें। अब हम देखेंगे अपना सेकंड इलस्ट्रेशन दिन का। ये दिन का आखिरी इलस्ट्रेशन होगा। बहुत छोटा सा लेक्चर बना, देखो कितनी जल्दी कंप्लीट हो गया। हमें पढ़ना है क्विक करंट रेशियो निकालना है और क्विक रेशियो निकालना है। अब हम करंट रेशियो जानते हैं क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो हम जानते हैं क्या होता है, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। आओ सबसे पहले देखें करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा। करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, हाँ। इन्वेंट्री आएगा करंट एसेट में, हाँ। ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट में आएगा, बिल्कुल। शॉर्ट टर्म बोरोइंग किस में आएगा, करंट लायबिलिटीज में। ट्रेड पेएबल किस में आएगा, करंट लायबिलिटीज में। प्रीपेड एक्सपेंसेस किस में आएगा, करंट एसेट्स में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कुछ नहीं दिया तो मानेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये किस में जाएगा, करंट लायबिलिटी में। अदर करंट लायबिलिटीज तो जाएंगी करंट लायबिलिटीज में। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, बेटा अगर आपने किसी को ये लोन दिए हैं, कंपनी ने किसी को, ये आपके लिए करंट एसेट है। टैंजिबल फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट नहीं होते करंट, फिक्स्ड एसेट तो नॉन करंट एसेट होते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस ये करंट एसेट होता है। एडवांस टैक्स ये करंट एसेट होता है। तो लो आपको करंट एसेट भी मिल गए, करंट लायबिलिटीज ही मिल गई। आओ देखें करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, कैश एंड बैंक, एडवांस टैक्स। जल्दी से प्लस कर लेते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट है 40,000, इन्वेंट्री है 5,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स भी हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं 2,000, और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 2,000, और क्या है भाई, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं कितने हैं 4,000, और क्या है, कैश एंड बैंक बैलेंस है ये कितना है 10,000, एडवांस टैक्स है कितना है 8,000। लो सारी चीज़ें हो गई। अब प्लस कर देते हैं 45, 47, 49, 53, 53 एंड 10, 63, 63 एंड 8, 71,000 रुपीज़ के हमारे आ गए करंट एसेट्स। अब करंट लायबिलिटीज़ देख लेते हैं। ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन एंड अदर करंट लायबिलिटीज। ये लो मैंने पहले ही से लिख के रखा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट, चार चीज़ें आनी है। कितनी कितनी है, 20,000, 2,500, 3,000, 5,000। आओ लिख लें 20,000, 2,500, 3,000, 5,000। जब इसे प्लस करेंगे तो हमारे पास करंट लायबिलिटी आ जाएंगी 30,500 रुपीज़ की। करंट एसेट मिल गए, करंट लायबिलिटी मिल गई, तो क्या रेशियो तो निकल ही आएगा। करंट रेशियो क्या हो जाएगा, करंट एसेट 71,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज 30,500। ये मैं अच्छे से लिख देता हूँ 500, 30,500। इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2.33:1। ये हो गया हमारा करंट रेशियो। अब देखते हैं हम क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो होता है बेटा लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो हमने निकाल ही ली, हमें लिक्विड एसेट निकालने हैं। अब लिक्विड एसेट में मैं ये लाल इंक यूज़ कर लेता हूँ। हमें कौन कौन से एसेट को करंट एसेट में से हटा दें। एक तो हम इन्वेंट्री हटा दें, ठीक है, ये इन्वेंट्री हटानी है। एक हमें हटाना है प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक एडवांस टैक्स। इन्वेंट्री तभी बिकेगी जब कस्टमर आएगा, इसलिए करंट लिक्विड एसेट में नहीं लेते। प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स कैश में रियलाइज होंगे नहीं, इसलिए इन्हें लिक्विड एसेट में से हटाते हैं। तो ये 5,000 हटाना है, ये 2,000 हटाना है और ये 8,000 हटाना है। आओ देखिए लिक्विड एसेट कैसे निकलेगा। हम करंट एसेट्स यानी 71,000 में से 5,000 इन्वेंट्री के हटा देंगे, 2,000 प्रीपेड एक्सपेंस के हटा देंगे और 8,000 रुपये हटा देंगे एडवांस टैक्स के। इस तरीके से हमारे पास क्विक एसेट्स आ जाएंगे 56,000 रुपीज़ के। अब क्विक रेशियो कैसे निकलता है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स कितने हैं 56,000, करंट लायबिलिटी हमने पहले ही निकाली हुई थी 30,500, तो हमारा रेशियो आ जाता है 1.84:1, राइट। तो इस तरीके से हमने आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में 3 टॉपिक्स कवर किए। हमने सबसे पहले समझा कि हम रेशियो एनालिसिस करते क्यों हैं। इसलिए करते हैं ताकि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेहतर तरीके से समझ सकें, क्योंकि
स्टैंड अलोन फिगर्स हमें पूरी जानकारी नहीं दे पाते। फिर हमने देखा कि रेशियोज़ को किस तरीके से हमें क्लासिफाई करना है, और हमने लिक्विडिटी रेशियोज़ पढ़े। लिक्विडिटी रेशियोज़ कौन से होते हैं? जो ये बताते हैं कि कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज़ को कितने आसानी से पे कर देती है। तो एक हमने पढ़ा करंट रेशियो, वो कैसे निकलता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और क्विक रेशियो कैसे निकलता है? लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो इस तरीके से वी हैव नाउ कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर, एंड आई होप आपको आसान लगा होगा। ये बहुत आसान बातें हैं, समझ में आई होंगी चीज़ें। हम लोग इसी तरह अब अपना चैप्टर एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, हिट द बेल आइकॉन टू टर्न ऑन नोटिफिकेशंस। ये बेल आइकॉन जो है यहाँ से मिस हो गया है, लो मैं बेल बना देता हूँ, तो बेल आइकॉन को दबाइए नोटिफिकेशंस के लिए। नमस्ते, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।